हेलो आप सभी को। इस वीडियो में हम देखेंगे माय मदर, जिसे लिखा है चार्ली चैपलिन ने। तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो चार्ली चैपलिन का पूरा नाम था सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। वो एक ब्रिटिश नागरिक थे, वो कॉमिक एक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे और कंपोज़र भी थे, और उन्हें हम सभी चार्ली चैपलिन नाम से ज़्यादा जानते हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ ऑफ साइलेंट फिल्म एरा। जो साइलेंट फिल्म का जो दौर चल रहा था उसमें वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इंसान थे और बहुत ही रचनात्मक व्यक्तित्व के व्यक्ति वो माने जाते थे। ही यूज्ड माइम, स्लैपस्टिक एंड अदर विजुअल कॉमेडी रूटीन्स एंड कंटिन्यूड वेल इनटू द एरा ऑफ टॉकीज। माइम का मतलब होता है कि बिना कुछ बोले अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से चीज़ों को व्यक्त करना। तो चार्ली चैपलिन के अपनी जो भी वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो साइलेंट मूवीज़ उन्होंने की थी उसमें वो कुछ बोलते नहीं थे, बल्कि हाव भाव से चीज़ों को एक्सप्रेस करते थे। उसी को कहते हैं माइम। स्लैपस्टिक का मतलब होता है कि बेतुकी चीज़ें करके लोगों को हंसाना। बेतुकी चीज़ें करना, जैसे कि होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो, कॉमेडी शो देख रहे हो, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि एक दूसरे को वो थप्पड़ मार रहे हैं और थप्पड़ मारते हैं एक दूसरे को, और कहीं पे चलते चलते गिर जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता है, या फिर कहीं से कूद जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये स्लैपस्टिक है। असल ज़िंदगी में क्या होगा ना कि अगर ऐसी हरकतें करेगा तो उसको चोट वगैरह लग सकती है, उस वक्त हंसी नहीं आएगी, लेकिन उसमें कॉमेडी क्रिएट करने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती, बेतुकी चीज़ें की जाती है ताकि ऑडियंस को हंसी आए। उसी को कहते हैं स्लैपस्टिक। विजुअल कॉमेडी रूटीन्स का मतलब हुआ कि बोल कर नहीं बल्कि दिखाकर, चीज़ों को दिखाकर, एक्सप्रेस करके अपने हाव भाव से विजुअली वो कॉमेडी जो भी था वो करते थे। ठीक है। और उनका जो करियर था वो टॉकीज़ तक भी चला था। टॉकीज़ का मतलब होता है कि ऐसी मूवीज़ जिसमें साउंड हो, ठीक है, जिसमें आवाज़ भी आती हो। तो आपको पता है कि चार्ली चैपलिन साइलेंट मूवीज़ में उन्होंने काम किया था। तो धीरे धीरे वो दौर भी तो आया ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो वो दौर आया जब टॉकीज़ आ गई, जिसमें साउंड भी आ गया मूवीज़ में। बोल कर लोग एक्सप्रेस करते थे अपने हाव भाव को। तो उस दौर में भी उन्होंने काफ़ी समय तक टॉकीज़ में भी अच्छे खासा उन्होंने काम किया था। ये जो चैप्टर आपके सामने दिख रहा है ये उनकी जो बुक थी जिसका नाम था माय ऑटोबायोग्राफी, उसी से ली गई है। तो हम यूनिट नंबर 1 का टेक्स्ट देखते हैं। देखिए टेक्स्ट में लिखा है, आई वॉज हार्डली अवेयर ऑफ ए फादर एंड डू नॉट रिमेंबर हिम हैविंग लिव विद अस। यहाँ पे चार्ली चैपलिन ये बताते हैं कि उनके पिता, जिनका नाम चार्ली चैपलिन सीनियर था, तो उनके बारे में चार्ली चैपलिन को बिल्कुल भी याद नहीं है। उन्हें मुश्किल से याद है कि उनके कोई पिता भी थे, और उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि कभी उनके पिता उनके साथ और उनकी मम्मी के साथ कभी रहे हों। ही टू वॉज ए वॉडेविलियन, अ क्वाइट ब्रूडिंग मैन विद डार्क आइज। देखिए यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, एक है वॉडेविलियन और एक है वॉडेविल। वॉडेविल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि कोई स्टेज के ऊपर परफॉर्म करता है, कोई नाटक करता है और उसको ऑडियंस के सामने ही परफॉर्म किया जाता है। तो एक आप समझ लो कि एक इंटरटेनमेंट का शो होता है जिसमें अलग अलग चीज़ें की जाती है, जैसे कि गाने गाए जाते हैं, डांस किए जाते हैं, एनिमल के शो होते हैं, या फिर जो करतबबाजी आपने कभी देखा हो सर्कस में, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उस जगह को क्या कहा जाता है? वॉडेविल। और उस वॉडेविल में जो काम करते हैं उसे कहा जाता है वॉडेविलियन। तो यहाँ पे चार्ली चैपलिन ये कह रहे हैं कि ही टू वॉज ए वॉडेविलियन। वो अपने पापा के बारे में बोल रहे हैं कि उनके पिता जो थे वो एक वॉडेविलियन थे, यानी कि वो स्टेज शो किया करते थे, उसमें परफॉर्म किया करते थे ऑडियंस के सामने। और यहाँ पे आप इस बात को एम्फेसिस आप कर सकते हो कि ही टू लिखा गया है, यानी कि चार्ली चैपलिन ये बता रहे हैं कि चार्ली चैपलिन खुद भी एक वॉडेविलियन ही थे और उनके पिता भी एक वॉडेविलियन ही थे। आपने चार्ली चैपलिन की मूवीज़ देखी होंगी, तो मूवीज़ में परफॉर्म करने से पहले वो एक वॉडेविलियन थे, यानी वो स्टेज पे शो किया करते थे, स्टेज पे परफॉर्म किया करते थे। और चार्ली चैपलिन की जो मम्मी थी वो भी एक वॉडेविलियन ही थी, यानी कि वो भी
स्टेज पे परफॉर्म किया करती थी। तो यहाँ पे चार्ली चैपलिन अपने पिता के बारे में कहते हैं कि वो एक वॉडेविलियन थे, यानी स्टेज पे परफॉर्म करते थे, और एक ब्रूडिंग मैन थे। ब्रूडिंग का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो। तो वो कहते हैं कि उनके जो पिता थे वो बहुत ही चिंता में रहने वाले व्यक्ति थे, और उनकी जो आंखें थी वो डार्क कलर की थी। मदर सेड ही लुक लाइक नेपोलियन। चार्ली चैपलिन की जो मम्मी थी उनका नाम था हैना चैपलिन। तो वो बताते हैं कि उनकी मम्मी ऐसा कहती थी कि उनके पिता नेपोलियन की तरह दिखते थे। नेपोलियन आप जानते होंगे, जो फ्रांस का जनरल था। तो उन्हीं के जैसे चार्ली चैपलिन के जो पिता थे उनकी फेशियल फीचर थी, ऐसा चार्ली चैपलिन की मम्मी कहा करती थी। ही हैड अ लाइट बैरीटोन वॉइस एंड वॉज कंसिडर्ड अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। बैरीटोन एक तरीके का वॉइस क्वालिटी होता है, अलग अलग वॉइस की क्वालिटी होती है तो उसका अलग अलग नाम होता है ना। तो वो बैरीटोन भी एक तरीके की वॉइस क्वालिटी होती है। देखिए आपके बुक में लिखा गया है ग्रेव एंड डीप मेल वॉइस, यानी कि बहुत ही सीरियसनेस और बहुत ही गहराई थी उनके पिता के वॉइस में, और उनके पिता को बहुत ही बेहतरीन कलाकारों में से एक माना जाता था। इवन इन दोज डेज ही अर्न द कंसिडरेबल सम ऑफ 40 पाउंड्स अ वीक। चार्ली चैपलिन ये बताते हैं कि उनके पिता उस जमाने में भी लगभग 40 पाउंड हर हफ्ते कमा लिया करते थे, जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छा अमाउंट है। द ट्रबल वॉज दैट ही ड्रैंक टू मच, विच मदर सेड वॉज द कॉज ऑफ देयर सेपरेशन। उनके पिता अच्छा खासा कमा तो ज़रूर लेते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि उनके पिता को शराब पीने की बुरी आदत थी। वो बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करते थे, और चार्ली चैपलिन की मम्मी ने बताया कि यही वो कारण था जिसकी वजह से वो उनके पिता यानी चार्ली चैपलिन के पिता से अलग हो गई। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर वॉडेविलियन नॉट टू ड्रिंक इन दोज डेज। यहाँ पे चार्ली चैपलिन बताते हैं कि उस ज़माने में जितने भी आर्टिस्ट होते थे उनके लिए शराब ना पीना ये बहुत ही मुश्किल बात थी। क्यों? क्योंकि फॉर अल्कोहल was sold in all theatres and after a performer's act he was expected to go to the theatre bar and drink with the customers। तो क्या होता था ना उस ज़माने में जितने भी थिएटर थे यानी जहाँ पे परफॉर्मेंस होता है, तो वहाँ पे जितने भी परफॉर्मर होते थे जब वो अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लेते थे तो उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो थिएटर का जो बार था वहाँ जाए और जितने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ बैठकर वो ड्रिंक करें। इसी वजह से जितने भी आर्टिस्ट थे उस ज़माने में उन्हें ड्रिंक करना ही पड़ता था। सम थिएटर मेड मोर प्रॉफिट फ्रॉम द बार देन फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस उस जगह को कहते हैं जहाँ पे टिकट्स मिलती हैं, जहाँ पे टिकट्स की बिक्री होती है उसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ थिएटर्स ऐसे थे उस जमाने में जिसे जो उनकी बार होती थी वहाँ से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था। यानी जो लोग थे वो टिकट्स खरीद के जो परफॉर्मेंस देखने आते थे उससे ज़्यादा कमाई उन थिएटर्स को उनके यहाँ जो बार होते थे वहाँ से कमाई होती थी। एंड अ नंबर ऑफ स्टार्स वेयर पेड लार्ज सैलरीज नॉट अलोन फॉर द टैलेंट बट बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर मनी एट द थिएटर बार। तो जो बहुत सारे जो स्टार्स होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, उनको ज़माने में बहुत ही ज़्यादा सैलरी सिर्फ उनके टैलेंट के बेसिस पे नहीं दी जाती थी, बल्कि इसलिए भी दी जाती थी ताकि वो अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करके जो थिएटर का बार हो वहाँ पे जाकर बैठे और अपने पैसे शराब में उड़ाएं और कस्टमर को भी आकर्षित कर पाए और उनकी कमाई उनके जो बार है वहाँ से हो सके। दस मेनी एन आर्टिस्ट वॉज ruined बाय ड्रिंक, माई फादर वॉज वन ऑफ देम। इसीलिए क्या होता था कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते थे, कलाकार होते थे, वो शराब की लत की वजह से बर्बाद हो जाते थे। और चार्ली चैपलिन कहते हैं कि उनके पिता भी उनमें से एक थे। ही डाइड ऑफ एल्कोहलिक एक्सेस एट द एज ऑफ 37। 37 वर्ष की उम्र में उनके पिता शराब की लत के कारण मर गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी। मदर वुड टेल स्टोरीज अबाउट हिम विथ ह्यूमर एंड सैडनेस। चार्ली चैपलिन की मम्मी जब भी उनके पिता के बारे में बताती थी, स्टोरीज सुनाती थी उनकी, तो उसमें वो न केवल खुशी के भाव से हंसते हुए उनके बारे में बताती थी, बल्कि दुख के साथ भी उनकी बातों को बताया करती थी, उनकी कहानियाँ सुनाया करती थी। He had a violent temper when drinking। जब वो शराब पी लेते थे तो उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो जाता था। And during one of his tantrums, she ran off to Brighton with some friends। Tantrum का मतलब आप समझो
जैसे नहीं होता है, छोटे बच्चे नखरे दिखाने लगते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा उतारने लगते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ था कि उनके पिता ने ड्रिंक कर ली और बहुत ही ज़्यादा टैंट्रम दिखा रहे थे, नखरे दिखा रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। तो उनकी माँ यानी चार्ली चैपलिन की जो माँ थी, उन्होंने क्या किया, वो ब्राइटन चली गई अपने कुछ दोस्तों के साथ। ब्राइटन एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में, तो वो वहीं चली गई। अब अगर किसी शराबी इंसान के साथ ऐसा कुछ किया जाए तो क्या करेगा, वो तो गुस्सा और ज़्यादा करेगा ना। तो आगे क्या हुआ, एंड इन आंसर टू हिज फ्रैंटिक टेलीग्राम व्हाट आर यू अप टू, आंसर एट वंस, शी वायर्ड बैक बॉल्स पार्टीज एंड पिकनिक्स डार्लिंग। तो क्या हुआ, वो जैसे ही ब्राइटन चली गई तो चार्ली चैपलिन के पिता ने उनको एक टेलीग्राम लिखा। फ्रैंटिक का मतलब होता है पागलपन से भरा हुआ। तो उन्होंने एक पागलपन से भरा हुआ एक मैसेज टेलीग्राम के थ्रू चार्ली चैपलिन की माँ को भेजा, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि तुम आखिर कर क्या रही हो, जल्दी से मुझे आंसर भेजो, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। तो इसके ऊपर चार्ली चैपलिन की मम्मी ने उन्हें एक वायर भेजा, यानी कि उन्हें टेलीग्राम का रिप्लाई देते हुए उन्होंने क्या लिखा, उस टेलीग्राम के रिप्लाई में उन्होंने लिखा बॉल्स पार्टीज एंड पिकनिक्स डार्लिंग, यानी कि वो पार्टीज़ में जाती हैं, वो पिकनिक में जाती है, वो जो बॉल डांस होता है उसमें जाती है। यानी कि चार्ली चैपलिन की मम्मी ये कहना चाह रही थी कि मैं अपना लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। What degree of feeling she had for my father I never knew, but whenever she spoke of him, it was without bitterness, which makes me suspect she was too objective to have been deeply in love. देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब समझिए। जब आप ऑब्जेक्टिव होते हो इसका मतलब है आप निष्पक्ष हो। निष्पक्ष होने का मतलब क्या हुआ, देखिए दो टर्म आती है, एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक सब्जेक्टिव आता है। जब आपने ये कहा कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्टिव बात हो गई। निष्पक्ष होकर आप कह रहे हो कि हाँ बारिश हो रही है, ये सच बात है, इसमें कुछ भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन आ जाता है और इसे कहते हैं सब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो जैसा है उसको वैसा ही बताना, उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं बताना। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है राइटर के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि वो ये नहीं जानते थे कि उनकी माँ के मन में उनके पिता के लिए क्या भावना थी, पर राइटर को ऐसा लगता है कि उनकी माँ उनके पिता से डीपली लव नहीं करती थी, यानी करती थी प्यार मगर पूरी तरीके से प्यार में नहीं थी, कंप्लीटली लव में नहीं थी। और ऐसा राइटर को इसलिए लगता है क्योंकि वो बिना किसी करवाहट के उनके बारे में बोलती थी, यानी कि उनके जो पति थे उनके बारे में वो बिना किसी करवाहट के बताती थी, यानी उनका विचार उनके पति के लिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव था, निष्पक्ष होकर वो बताती थी। यानी कि वो ये बोलती थी कि तुम्हारे पिता शराब पीते थे, तुम्हारे पिता वायलेंस करते थे, हिंसा करते थे, तुम्हारे पिता चीखते चिल्लाते थे। उन्होंने ये बात बताई, ये एकदम ऑब्जेक्टिव बात है। हाँ उनके जो पिता थे, राइटर के पिता थे, चार्ली चैपलिन के जो पिता थे, वो ऐसा करते थे, वो शराब पीते थे, वो वायलेंस करते थे। लेकिन उनकी माँ ये नहीं कभी कहती थी कि तुम्हारे पिता को मैं पसंद नहीं करती, तुम्हारे पिता बहुत बुरे इंसान थे, ऐसा वो नहीं कहती थी। अगर वो ऐसा कहती तो इसका मतलब ये था कि वो सब्जेक्टिव हो रही है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव वे में अपने बच्चे को बताती थी कि तुम्हारे पिता शराब पीते थे, तुम्हारे पिता मारपीट करते थे। तो इसीलिए जो राइटर थे उनको ऐसा लगा कि शायद वो डीपली लव में नहीं थी, वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होकर, बहुत ही निष्पक्ष होकर अपने पति के बारे में बताती थी। समटाइम्स शी वुड गिव अ sympathetic account of him and at other times talk of his drunkenness and violence. देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि कभी कभी उनकी माँ उनके पिता के बारे में बहुत ही सहानुभूति भरा हुआ बात बताती थी। कभी कभी वो उनके वो जो शराब पीकर जो भी चीज़ें करते थे उसके बारे में बताती थी, उन्होंने जो हिंसा किया, जो वायलेंस वो करते थे उसके बारे में बताती थी। इन latter years whenever angry with me she would ruefully say you will finish up in gutter like your father. देखिए यहाँ पे एक शब्द है ruefully। ruefully का मतलब होता है regretfully, sadly। तो जब कभी आप किसी बात को लेकर पछताते हो, तो पछताते हुए आप कभी उदास हो जाते हो ना,
कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, और इस बात को सोचकर आप उदास हो जाते हो, पछताते हुए उदास हो जाते हो। तो यहाँ पे राइटर यही कह रहे हैं कि आगे के कुछ सालों में क्या हुआ ना, कि जब भी राइटर की मम्मी उनसे गुस्सा होती थी तो वो रिग्रेट करते हुए, पछताते हुए, उदास होते हुए वो राइटर से ये कहती थी कि तुम भी अपने पिता की तरह ही, तुम्हारा भी अंत होगा, तुम्हारा जो कंडीशन होगा तुम्हारे पिता की तरह ही बहुत ही दयनीय होगा। गटर में कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो कंडीशन होगा ना, वो भी तुम्हारे पिता की तरह बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हो जाएगा। और इस बात को वो सोचकर उदास होते हुए अपने बेटे से कहती थी, What other factors beside drink were involved, I do not know. But a year after my birth, my parents separated. यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि शराब के अलावा और कौन से कारण थे जिसकी वजह से उनके माता पिता अलग हुए, लेकिन उन्हें इतना पता है कि उनके जन्म के 1 साल के बाद ही उनके माता और पिता अलग हो गए थे। मदर डिड नॉट सीक एलिमनी, बीइंग अ स्टार इन हर ओन राइट, earning 25 pounds a week, she was well able to support herself and her children. एलिमनी का मतलब होता है निर्वाहन निधि, यानी कि जब हस्बैंड एंड वाइफ अलग होते हैं तो उनमें से कोई एक फाइनेंशियली अगर डिपेंड हो, फाइनेंशियल हेल्प चाहता हो, तो वो एलिमनी मांग सकता है, निर्वाहन निधि मांग सकता है। और ये ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि फीमेल को ही एलिमनी दी जाती है, ठीक है। तो हस्बैंड भी मांग सकते हैं अगर उनकी सैलरी उनकी वाइफ से कम है तो, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि उनकी माँ जब अब उनके पिता से सेपरेट हुई, उनका डाइवोर्स हुआ, तो उन्होंने कोई भी एलिमनी नहीं मांगी, ठीक है। क्यों नहीं मांगी? वो कहते हैं बीइंग अ स्टार इन हर ओन राइट। देखिए यहाँ पे फ्रेज है इन हर ओन राइट। एक फ्रेज होता है इन वंस ओन राइट, उसका मतलब होता है कि कोई किसी पोजीशन पे है या फिर किसी सिचुएशन में है तो वो अपनी बदौलत है। यानी कि अगर कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, तो ऐसा अगर वो कहे कि मैं अपनी बदौलत यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे कहा जाएगा ओन्स राइट। यानी कि वो अपनी बदौलत, अपने टैलेंट के बेसिस पे, अपने हार्ड वर्क के बेसिस पे, अपने एबिलिटी के बेसिस पे वहाँ उस मुकाम पे पहुँचा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उनकी जो माँ थी वो एक स्टार थी, अपने बलबूते पे वो स्टार बनी थी, बहुत ही अपने उनकी जो अंदर काबिलियत थी, उनकी जो टैलेंट थी, उनकी जो हार्ड वर्क थी, उसकी वजह से वो सेल्फ मेड स्टार थी, ठीक है। और वो हर हफ्ते 25 पाउंड्स कमाती थी, तो इसीलिए उन्हें किसी भी एलिमनी की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद को भी सपोर्ट कर सकती थी और अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रख सकती थी। ओनली व्हेन इल फॉर्चून बिफेल हर डिड शी सीक रिलीफ, अदरवाइज शी वुड नेवर हैव टेकन लीगल स्टेप्स। इल फॉर्चून का मतलब होता है बैड लक, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। बीफेल का मतलब होता है कि कोई चीज़ घटित होती है किसी के ऊपर, तो उसे कहते हैं बीफेल, मतलब नेगेटिव सेंस में। बीफेल, किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई तो उसे कहते हैं बीफेल, समथिंग दैट हैपेंड टू समवन। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि उनकी माँ ने तब तक एलिमनी नहीं मांगी, तब तक कोई लीगल स्टेप नहीं लिया था, जब तक कि उनके ऊपर दुर्भाग्य के जो बादल थे वो नहीं छा गए। जब उनके दुर्भाग्य का समय आ गया तभी उन्होंने सहायता मांगी। रिलीफ का यहाँ पे मतलब हुआ कि तभी उन्होंने सहायता के लिए मांगी। कैसे मांगी? लीगली मांगी, लीगल स्टेप्स उन्होंने लिए, वरना वो ऐसा नहीं करती। शी हैड बीन हैविंग ट्रबल विथ हर वॉइस। अब वो बताते हैं कि उनकी माँ के साथ हुआ क्या था। उनकी जो माँ थी, उनकी जो आवाज़ थी, वो गायक थी ना, वो सिंगर थी, तो उनकी आवाज़ थी, उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? इट वॉज नेवर स्ट्रॉन्ग एंड द स्लाइटेस्ट कोल्ड ब्रॉट ऑन लैरिंगाइटिस। वो बताते हैं कि उनकी जो आवाज़ थी, उनकी माँ की जो आवाज़ थी, वो कभी भी बहुत ही तेज़ नहीं थी, और जब भी उनको हल्की सी भी सर्दी जुकाम होता था तो उनके गले में, उनकी जो लैरिंग्स थी, उनमें इन्फ्लेशन आ जाता था, जिसको लैरिंगाइटिस कहा जाता है, ठीक है। तो उनके गले में जो लैरिंग्स होते हैं ना, गले में, उसमें इन्फ्लेशन आ जाता था, वो उसमें सूजन आ जाती थी। आगे राइटर कहते हैं विच लास्टेड फॉर वीक्स बट शी वॉज ऑब्लाइज्ड टू कीप वर्किंग so that her voice grew progressively worse। तो ये जो लैरिंगाइटिस थी, इन्फ्लेशन था उनके गले में, लैरिंग्स में जब हो जाता था तो वो कई हफ्तों तक रहता था, लेकिन उन्हें काम करना पड़ता था। उनकी माँ को काम करते रहना पड़ता था, गाते रहना पड़ता था। ऑब्लाइज्ड का मतलब शी वॉज कंपेल्ड टू सिंग, यानी उन्हें मजबूरी में करना पड़ता था, गाते रहना पड़ता था। इसकी वजह से क्या हुआ? उनकी जो वॉइस थी धीरे धीरे
खराब होने लगी, धीरे धीरे और भी ज़्यादा खराब होने लगी, वर्स होने लगी। शी कुड नॉट रिलाई ऑन इट, अब वो अपनी जो आवाज़ थी उसके ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकती थी। इन द मिडल ऑफ सिंगिंग इट वुड क्रैक एंड सडनली डिसअपियर इनटू अ विस्पर एंड द ऑडियंस वुड लाफ एंड स्टार्ट बूइंग। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि उनकी माँ के साथ क्या होता था, उनकी वॉइस के साथ। जब भी वो गाना गाती थी ना, तो उस वक्त क्या होता था कि उनका जो वॉइस था वो अचानक से क्रैक करने लगता था। क्रैक करने लगता मतलब कि फटने लगता था, ठीक है, उनकी आवाज़ फटने लगती थी। और अचानक से अगर वो और ज़्यादा ज़ोर देती थी तो अचानक से क्या होता था कि उनकी आवाज़ जो होती थी वो फुसफुसाहट में गायब हो जाती थी। कभी आपका गला बैठा है, उसमें क्या होता है जब आप बोलते हो ना तो शुरू की आवाज़ निकलेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो आवाज़ ही नहीं आएगी, फुसफुसाहट हो जाती है, फुसफुसाहट में आवाज़ जो होती है वो गायब हो जाती है। तो वैसी ही हो जाती थी उनकी आवाज़। और ऐसा जब भी होता था तो क्या जो ऑडियंस होते थे ना वो उनकी माँ के ऊपर हंसने लगते थे और बू करने लगते थे। बूइंग का मतलब हुआ कि अस्वीकार जाहिर करने के लिए एक आवाज़ होती है ना, ऑडियंस निकालती है, बू ऐसे करती है, तो वो ऐसा करने लगते थे। वो मतलब डिसअप्रूवल शो करने लगते थे ऑडियंस, और हंसने भी लगते थे उनकी माँ के ऊपर। द वरी ऑफ इट इम्पेयर्ड हर हेल्थ एंड मेड हर अ नर्वस रीक। एज अ कंसिक्वेंस हर theatrical engagements fell off until they were practically nil। तो ये जो उनके साथ हो रहा था, ये इन सब की वजह से वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। उनका हेल्थ भी बिगड़ रहा था और वो मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। नर्वस रीक का मतलब होता है मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना, ठीक है। तो उनकी जो हेल्थ थी वो भी ख़राब होने लगी और वो मानसिक तौर पे भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी, तनाव में रहने लगी। और इसका कारण, इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ कि उनका जो थिएटर के साथ जो जुड़ाव था वो धीरे धीरे गिर गया और आखिरकार पूरी तरीके से वो ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया उनका।